10 मार्क्स वाला चैप्टर कॉस्ट सीट। इस चैप्टर में से जनरली 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछते ही, और वो भी जनरली क्वेश्चन 2 के अंदर। हाँ, कई बार चेंज हो जाता है, बट मोस्टली उनका जो पैटर्न रहा है वो क्वेश्चन 2 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स है मोस्टली सभी में पूछा गया है इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये करके ही जाना चाहिए। इजी चैप्टर है, मजा आएगा, राइट। फॉर्मेट है, उसको समझना है और उसको याद रखना है, तो आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी रहेगी, कैलकुलेशंस रहेंगे, राइट, वो यूज करके, लॉजिक्स का यूज करके आप ये इजीली ये चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 10 मार्क्स का इसमें से पूछने के चांसेस है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही जनरली पूछते हैं। चलिए, कॉस्ट सीट मतलब एक सिंपली एक स्टेटमेंट है जिसमें जितना भी कॉस्ट हुआ है फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो सकता है, या फिर कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी जॉब के लिए, वो कितना हुआ है वो फाइंड करने के लिए जो पूरा स्टेटमेंट है, मटेरियल से लेकर वो सेलिंग करने तक का जितना भी एक्सपेंस है, उसमें प्रॉफिट और इवन सेल्स भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो पूरा कॉस्ट सीट बनता है। यहां पर आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, अ कॉस्ट सीट और अ कॉस्ट स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। जहां पर डिटेल्ड में आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर जनरली हम फंक्शनल बेसिस पर कॉस्ट को बाइफरकेट किया जाता है, राइट, कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, उस तरह से हम बाइफरकेट करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रहता है, डायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉय एक्सपेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उस तरह से। फिर कॉस्ट हेड्स जो यूज होते हैं, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस तरह से होता है। वो सारी चीजें हम इन डिटेल समझेंगे। यहाँ पर अब जो थियरी दी है 6.3 से, ये थियरी सिर्फ थियरी क्वेश्चन में नहीं बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉस्ट सीट पूरा ही फॉर्मेट समझना है, उसके लिए ये सारे ही एलिमेंट्स समझना इंपॉर्टेंट है, और इसमें से थियरी क्वेश्चन अगर बनाना हो तो वो भी बन सकता है, तो ये उस तरह से आप समझिएगा। चलिए, सबसे पहले दिया है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जो मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जिस वजह से वो कॉस्ट हुआ, वो प्रोडक्ट या फिर वो जो सर्विस है, उनका जो मेन कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट के अंदर कवर अप होता है। इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। Prime cost represents the total direct material cost, direct employee labor cost and direct expenses. The total of for each element has to be calculated separately. पहले सभी को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल के लिए हमने चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट पढ़ा है, एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट के लिए चैप्टर 3 एम्प्लॉय या फिर लेबर कॉस्ट पढ़ा है। बाकी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो उन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पहले समझाया है, इट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पर हमने जितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है वो हमारे लिए कॉस्ट है, इसलिए हमें जो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है उनकी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। The cost of direct material consumed is calculated as follow: opening stock of material plus addition or a purchase during the period less closing stock of material, so हमें मिलेगा direct cost of material consumed, right? The valuation of material purchased is and issued for production shall be done as per method discussed in chapter 2 material cost. Material cost में हमने valuation of receipt and issue of material हमने सब कुछ वो समझा था, right? Few examples are cost of material, freight inwards, क्या क्या एडिशन होते हैं वो भी दिए थे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ड्स है, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट्स को रिड्यूस करना होगा, उसे हम कंसिडर करेंगे और उसे माइनस करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल और अवेल्ड एक्सेट्रा। अगर किसी की भी एक्सपेंस पे हमने टैक्स पे किया है और वो टैक्स की क्रेडिट हमें नहीं मिल रही है, वो रिफंड नहीं मिलने वाला, तो वो कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, राइट। बाकी चैप्टर 2 में मटेरियल कॉस्ट में जितना भी पड़ा था वो सारी चीजें ऐड यहाँ पर की जाएगी, राइट। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट, इट इज द टोटल ऑफ पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and provision of services. Employee cost is also known as labor cost. It includes the following: wages and salary, allowances and incentives, payment of overtimes, bonus या फिर ex gratia पेमेंट किया है, जो हमने चैप्टर 3 में ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स सच एज प्रोविडेंट फंड एंड अदर सिमिलर फंड्स। एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ वेलफेयर फंड फॉर एम्प्लॉइज,
प्रोविडेंट फंड या फिर और कोई फंड है, तो वो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस बन जाएगा, वो कॉस्ट का पार्ट होगा, राइट। अदर बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल लीव विथ पे, फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड, लीव, ट्रैवल कंसेशन एंड प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा, या फिर और कोई बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो वो भी कॉस्ट में ऐड किए जाएगा। चलिए, तो ये एम्प्लॉय या फिर लेबर कॉस्ट था। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड इन द इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट मटेरियल या फिर लेबर कॉस्ट के अलावा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाएगा। जो इकोनॉमिकली हमें इकोनॉमिकल एक्सपेंस है और क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुआ है, वो कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज है, राइट, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनाया जाएगा। आपको यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं वो याद रखने समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो कॉस्ट शीट बनानी होगी तो उसमें सीधे ही वो एग्जांपल दिए होंगे, आपको वो जो प्रॉपर प्लेस है वहां पर वो पुट करने रहेंगे, तो आपके जो पूरा क्वेश्चन का आंसर है वो सही आएगा, राइट। तो वो समझते जाइएगा, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, सिर्फ आप रट्टा नहीं मार सकते, राइट। तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज सच एज पावर एंड फ्यूल, स्टीम एक्सेट्रा। अगर वो डायरेक्टली इसी मैन्युफैक्चरिंग कोई एक ही प्रोडक्ट, कोई एक ही कॉस्ट सेंटर के लिए यूज हुआ है, राइट, उसमें दूसरी कोई प्रोडक्ट नहीं बनती है, तो उससे हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं, बाकी वो ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा। अगर वो पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और उसमें एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते कि ये एक्सपेंस इसी डिपार्टमेंट का या इसी प्रोडक्ट के लिए हुआ है, तो वो ओवरहेड्स बन जाएगा, राइट। रॉयल्टी पेड और पेएबल फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस, किसी भी डिजाइन वगैरह कुछ होगा तो उसके लिए रॉयल्टी पे कर रहे हैं हम। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, और वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज होता होगा। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पेटेंट्स एक्सेट्रा। ये मोल्ड्स, पेटेंट्स वगैरह उनका अमोर्टाइजेशन काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, राइट। जो प्रोडक्शन में यूज होता है ये सारी चीजें, अगर मोल्ड्स वगैरह है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग, स्पेसिफिक डिजाइन या फिर ड्राइंग है जो कॉस्ट उसके लिए जो हुआ है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए है, राइट, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर ये सारी चीजें अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तो वो ओवरहेड्स बन जाएगा। अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो ये प्राइम कॉस्ट के अंदर तीन चीज आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद हमें है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। In a conventional cost sheet, this item of cost can be seen. It is the total of prime cost and factory related costs and overhead. Prime cost में हम factory related cost और expenses को ऐड करेंगे, overheads को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा cost of production. उस वो कैसे मिलेगा देखते हैं। प्राइम कॉस्ट जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम एडजस्ट करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP होगी, उसका एक्सपेंस इस पीरियड में ऐड किया जाएगा, और क्लोजिंग WIP जो अभी तक सेल नहीं हुई है, जो अभी तक फाइनल प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है, वो क्लोजिंग WIP होगी, उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस किया जाएगा, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट इस तरह से मिलेगा। हमने आगे के चैप्टर में जब भी किया होगा तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ही हमारे लिए फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट बन जाता है, बट एक्चुअल में उसमें WIP का एडजस्टमेंट भी नेसेसरी है, क्योंकि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो फैक्ट्री में अभी भी प्रोडक्शन में है, वो फाइनल प्रोडक्ट अभी तक हमें नहीं मिला है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए हमें उसे ओपनिंग और क्लोजिंग का हमें एडजस्टमेंट करना जरूरी होगा। फिर फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट मिलेगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी अगर चेकिंग करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर कोई भी कॉस्ट हुआ है तो वो ऐड किया जाएगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोसेस रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड अगर R&D किया है तो वो R&D कॉस्ट भी इसमें ऐड किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, ये खास याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर ऐड होगा, बाकी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा। और क्वेश्चन में दोनों ही दिए होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये देखिएगा।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में किस तरह से प्लानिंग वगैरह करेंगे उसका कोई कंट्रोल है, तो वो सारी चीजें इसमें आएगी। क्रेडिट, और उसमें से हम क्रेडिट फॉर रिकवरीज, अगर किसी भी टाइप की मिसलेनियस इनकम हुई है तो वो उसे हमें रिड्यूस करना होगा, तो वो मिसलेनियस इनकम को हम रिड्यूस करेंगे। और पेकिंग कॉस्ट है प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग जिससे प्रोडक्ट है वो उसी कंडीशन, उसी चीज, उसी की क्वालिटी मेंटेन हो पाए, उसके लिए जो प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी है उसका भी कॉस्ट यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे और क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम चार पांच चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होगा, वो ऐड करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगा प्रोसेस रिलेटेड, तो उसे भी हम ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो उसे भी हम ऐड करेंगे। और कोई अगर रिकवरी मिली है, मिसलेनियस इनकम मिली है, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे। और अगर प्राइमरी पैकिंग दिया गया है कोई भी, तो उसे भी हम ऐड करेंगे, राइट। तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो सारे एलिमेंट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, वो दिया है, वो समझते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के बारे में हमने चैप्टर 4 पूरा समझा है। It is also known as works or production or manufacturing overheads. It includes the following: direct, indirect cost, consumable stores and spares, consumable stores या spares है, depreciation of plant and machinery, factory building, etc. ये ओवरऑल होगा, इन जनरल होगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिए ये प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग यूज होता होगा, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो ओवरहेड्स आएगा। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, लीज रेंट दिया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एटसेट्रा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में रिलेटेड नहीं है। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, ड्राइंग और डिजाइन वाला डिपार्टमेंट है अलग से। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिजाइन या ड्राइंग का कॉस्ट है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बट इन जनरल वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए डिजाइनिंग एंड ड्राइंग करते हैं, तो वो फिर ओवरहेड्स बन जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP एक्सेट्रा। अगर कोई फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस वगैरह है, स्टोर्स रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर्स, टूलिंग एटसेट्रा, इनके भी अगर अमोर्टाइजेशन है जो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सच एज टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल एटसेट्रा। पॉल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग वगैरह के कोई भी कॉस्ट है तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। ये सारे एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं, राइट। थियरी में भी पूछ सकते हैं अलग से, और प्रैक्टिकल में तो जनरली आते ही है, तो अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। Stock of work in progress, the cost of opening and closing stock of work in progress is adjusted to arrive at factory or works cost. The WIP stock is valued on the basis of percentage of completion in respect of each element of cost. Students may refer for that process costing, वो हम बाद में समझेंगे, right? चलिए फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। Research and development cost, it includes only those research and development related cost which is incurred for improvement of process, system, product or services, right? Production related वो R&D होना चाहिए। Administrative overheads, it includes only those administration overheads which are related to production, ये खास याद रखना, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस है। The general administration overheads is not included in production cost. Credit of recoveries, the realized or realizable value of scrap or waste is deducted as it reduces the cost of production. वेस्टेज है, कुछ भी स्क्रैप है, इवन बाय प्रोडक्ट की कोई रिकवरी है, तो वो सारी चीजें यहां से रिड्यूस की जाए। फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट कॉस्ट आर अलोकेटेड बिटवीन और अमोंग द प्रोडक्ट्स ऑन अ रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। उसके लिए पूरा ही चैप्टर 11 है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, तो वहां पर इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो जो हमारी मिसलेनियस इनकम थी उसमें अगर बाय प्रोडक्ट्स में से भी कुछ भी रियलाइज होता है तो उसे भी हमें रिड्यूस करना रहेगा। पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, packing material which is essential to hold and preserve the product for its use by the customer. Simple, तो ये सारी चीजें ऐड की जाएगी। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा वो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आएगा, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा।
राइट, तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल भी कंजम्पशन लेना है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये जनरली आता है। अगर और कोई भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो वो भी ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट में हमें सबसे पहले क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो भी नाम दिए हैं और उसमें एग्जांपल्स दिए होंगे, राइट, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस दिए होंगे तो वो हम वहां पर ऐड करेंगे। फिर उससे हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जो है वो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम 5 चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को ऐड किया जाएगा, R&D कॉस्ट को ऐड किया जाएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऐड किया जाएगा। अगर कोई भी रिकवरी है, वेस्टेजेस, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट में से मिला है तो उसे माइनस किया जाएगा, और प्राइमरी पैकेजिंग है तो वो ऐड किया जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फिर मिलेगा हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला है उसमें हम फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, राइट, तो हमें समझेंगे कि वो सेल हो गया होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है वो नहीं सेल हुआ है तो उतना हमें रिड्यूस करना होगा, तो उसमें से पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कितना गुड्स हमने सेल कर दिया, उसके लिए कितना कॉस्ट हुआ वो। It is the cost of production for goods sold. It is calculated after adjusting the values of opening and closing stock of finished goods. It can be calculated as below. Cost of production, cost of opening stock of finished goods ऐड करेंगे और cost of closing stock of finished goods हम माइनस करेंगे, तो मिलेगा हमें cost of goods sold. सिंपल। चलिए, cost of sales. Cost of sales है तो cost of goods sold मिला, राइट, उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो भी है वो सारे ही ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इनकर्ड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर और कंज्यूमर। It includes cost of goods sold, administration and marketing expenses. It is calculated below. Cost of goods sold and administrative overheads जनरल, यहाँ पर जनरल आएगा, जो प्रोडक्शन वाला है वो तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही ऐड कर दिया था। सेलिंग ओवरहेड से फिर पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी, पैकिंग कॉस्ट जो प्राइमरी था वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता था, सेकेंडरी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से, चलिए, और तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स मिल जाएगा। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या क्या हो सकता है। इट इज द कॉस्ट रिलेटेड विथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा फॉर कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजमेंट, राइट, जो बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जनरल मैनेजमेंट के लिए यूज होती है उसका डेप्रिसिएशन है, उन वहां पर जो फर्नीचर है, कंप्यूटर वगैरह है, वो सारी चीजों का डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा। Salary of administrative employees, accountants, directors, secretaries, etc. Rent, rates, taxes, insurance, lighting, office expenses, etc. ऑफिस के लिए रेंट, रेट्स है, बिल एक्सपेंस वगैरह वो जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। Indirect materials, printing and stationery, office supplies, etc. Legal charges, audit fees, corporate office expense like director sitting fees, remuneration and commission, meeting expenses, etc. ये सारे भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाएंगे, क्योंकि उनका कोई भी प्रोडक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, वो प्रोडक्शन उनकी वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। फिर सेलिंग ओवरहेड्स, इट इज द कॉस्ट रिलेटेड विद सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉस्ट: सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज डायरेक्टली रिलेटेड विद सेलिंग ऑफ गुड्स। सेलिंग स्टाफ जो है उनको अगर सैलरी वेजेस देते हैं तो वो सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट होगा। रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स ऑफिसेस है, उनका कोई भी एक्सपेंस है तो सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी सेलिंग के लिए होगी। एडवर्टाइजमेंट है, वेबसाइट है फॉर सेलिंग, तो वो यहाँ पर आएगा। अगर नॉर्मल वेबसाइट है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जा सकता है। Packing cost, secondary, packing material that enables to stores, transport, inform the customer, promote and otherwise make the product marketable, तो वो selling and distribution overheads का part होगा। Distribution overhead, it includes the cost related with making the goods available to the customers. The cost are salary and wages of employees engaged in distribution of goods,
राइट, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्पफुल है वो सारे सैलरी एंड वेजेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन, depreciation, hire charges, maintenance and other operating costs related with distribution of vehicle etc. सिंपल। आपको क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग अलग दिए होंगे तो आप वो साथ में भी लिख सकते हैं। इस तरह से बाइफर्केशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस है। तो बेटर है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का एक पूरा हेडिंग बनाइए और उसमें सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी पैकेजिंग को आप ऐड कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, चलिए, तो ये थे सारे एलिमेंट्स। राइट, अब पूरा ही कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसका प्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा। स्पेसिमेन फॉर्मेट फॉर कॉस्ट शीट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट है और कॉस्ट पर यूनिट है। आपको जिस तरह से क्वेश्चन में पूछेंगे उस तरह से करना होगा। जनरली आपको टोटल कॉस्ट पर ही फोकस करना होगा, टोटल कॉस्ट आपका मिल जाएगा। फिर अगर आपको यूनिट्स दिए तो डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगा। अगर स्पेसिफिकली बोला है कि आप एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट निकालिए तो वो निकाल सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हम एडिशन या फिर परचेस करेंगे तो, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ वो मिलेगा। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, उन सभी को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। फिर उसमें वर्क्स या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क्स या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट्स, मिसलेनियस इनकम को हम माइनस करेंगे तो, और पैकिंग कॉस्ट जो प्राइमरी है उनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन जनरल है उनको ऐड करेंगे, मार्केटिंग ओवरहेड्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स उनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें जनरली प्रॉफिट को भी ऐड किया जाता है और सेल्स निकाला जाता है। तो फटाफट हम एक बार कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को याद कर लेते हैं। राइट, ये समझ के याद रखिएगा तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट सभी ऐड करने वाले हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट ऐड किया जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एडिशन या फिर परचेस ड्यूरिंग द पीरियड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन मिल जाएगा। उसमें हम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो मिलेगा प्राइम कॉस्ट। उसमें हम फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, राइट, तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें हमें 5 एडजस्टमेंट करने होंगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को ऐड करेंगे, R&D एक्सपेंस को ऐड करेंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करेंगे, फिर कोई भी रिकवरीज मिसलेनियस इनकम है तो वो माइनस करेंगे और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमें फिनिश गुड्स के एडजस्टमेंट देना होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर हमें उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेल्स। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट। हमें कुछ आइटम्स दी गई है उनका यहाँ पर हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट है, एनी एबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज अ मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल shall not form part of cost of production or acquisition or a supply of goods or provision of services. Examples of abnormal cost are cost pertaining to or arising out of pandemic, for example COVID-19, cost associated with employees due to sudden lockdown। अगर कोई भी इस तरह के एबनॉर्मल कॉस्ट है तो वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया जाएगा। सब्सिडी या ग्रांट या फिर इंसेंटिव, एनी सच टाइप ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू विच सच अमाउंट पर्टेन्स। अगर ऐसा कुछ भी हमें मिलने वाला है, सब्सिडी, ग्रांट वगैरह, इंसेंटिव वगैरह, तो उसे हमें कॉस्ट में से माइनस करना होगा। पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस एंड डैमरेज, दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ऐसा मटेरियल में भी हमने देखा था, अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर है तो वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज होता है। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स and incidental cost that an entity incurs in arranging those funds. Interest and finance charges are not incurred
इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जनरली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बोला है, जनरली ये इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट को हम इग्नोर ही करते हैं, उससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है, राइट। तो अगर आपको इंटरेस्ट या फिर फाइनेंस कॉस्ट कहीं पर भी दिखेगा, राइट, तो उसके लिए आपको नोट लिख देनी है कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर किया जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, इसे हम ऐड नहीं करेंगे कहीं। ये भी आपको, ये ट्रीटमेंट वगैरह भी आपको थियरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिकल में भी अगर ये आएगा तो आपको उस तरह से कंसिडर करना होगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट है, ये आपको थियरी में पूछ सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट हमें इनसे मिल सकता है। हेल्प्स इन कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग पीरियड के लिए। इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग टेंडर्स। कितना कॉस्ट एस्टिमेट मतलब कितना कॉस्ट हुआ है वो हम एस्टिमेट कर पाएंगे, जिससे हम अपनी सेलिंग प्राइस या फिर कोटेशंस बना पाएंगे। इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट हेल्प इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है वो हमें इनसे पता चल सकता है। इट फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कॉस्ट कंट्रोल हमें फैसिलिटेट कर सकता है, हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कहां पर कॉस्ट ज्यादा हो रहा था वहां पर कंट्रोल करके हम अपने एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 एडवांटेजेस है, थियरी में पूछ सकते, सिंपल है। चलिए, तो यहां तक का पार्ट था वो समझने के लिए और थियरी के लिए इंपॉर्टेंट था। प्रैक्टिकल में भी ये सारी चीजें ही हम यूज करने वाले हैं। अगर ये अच्छे से समझ लिया तो आपके क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। तो चलिए अब सारे क्वेश्चंस देखते हैं, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल से 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस से 90,000, मशीन आवर्स वर्क आवर्स है, आवर्स दिए हुए 10,000 आवर्स वर्क किया है। मशीन आर रेट पर आर ₹8 है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है इन जनरल 35,000, सेलिंग ओवरहेड्स है पर यूनिट ₹5, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000, यूनिट्स सोल्ड 3600। तो 400 यूनिट्स है वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होंगे, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है ₹125। सिंपल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाना है और प्रॉफिट फॉर द मंथ भी दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। फिर यहाँ पर दिया है मशीन आवर्स वर्कड और मशीन आवर्स रेट। तो मशीन आवर वर्कड जो है उनसे मशीन आवर रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा, राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया है, वो हमें वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना होगा। सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, वो पर यूनिट ₹5 दिया है, बट ये पर यूनिट कौन सा लेंगे हम, जो सेल्स हुआ है उसका लेंगे। तो 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें सेलिंग ओवरहेड्स मिलेगा। ये भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के साथ ऐड करेंगे। बाकी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का जो फाइंड करना होगा उसकी वैल्यू वो थोड़ी सी अलग होगी, बाकी काफी सिंपल है ये। चलिए, रॉ मटेरियल्स दिया है टोटल कॉस्ट, और उससे कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर दिया, जितने हमने प्रोड्यूस किया उस हिसाब से। फिर डायरेक्ट वेजेस है, राइट, उससे उन दोनों का टोटल करके हमें मिला प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया 10,000 आवर्स इंटू ₹8 पर आवर, राइट। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला टोटल और पर यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो फैक्ट्री कॉस्ट ऐड किया, वही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस करते हैं। हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ था 4,000 यूनिट्स, राइट, बट सेल कितना हुआ 3600। तो इन दोनों का डिफरेंस जो 400 यूनिट्स है वो क्लोजिंग स्टॉक में, तो वो जो 400 क्लोजिंग स्टॉक है उनकी वैल्यू को हमें एडजस्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर 400 यूनिट्स का पता चला। अब हमें 400 जो यूनिट्स है, राइट, वो जो 400 यूनिट्स है उनकी जो वैल्यू है, मतलब 87.5 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, तो 400 यूनिट्स इंटू 87.5 रुपीज हमें करना होगा। तो 35,000 है, उसे हमें यहाँ से रिड्यूस करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। तो वो हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल है उसे ऐड करेंगे, और सेलिंग ओवरहेड्स है जो हमारा सेल्स यूनिट हुआ 3600 यूनिट्स इंटू ₹5 पर यूनिट, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
तो हमारा मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और हमें यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है 125, तो 3600 यूनिट्स इंटू 125 करेंगे तो हमें टोटल सेल्स मिल जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से रिड्यूस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और एल्स आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया, फिर जो आएगा वो प्रॉफिट, और नीचे लिखेंगे हम सेल्स। हमारे पास सेल्स की फिगर है राइट 4,50,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो आप एक स्टेटमेंट के अंदर भी दिखा सकते हैं राइट। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 1, काफी सिंपल था राइट। चलिए फिर देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। The following information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period from June 1 to June 30। हमारे पास कोई एक कंपनी है, उनका डेटा दिया गया है, एक महीने का दिया है, जून मंथ का, June 1 to June 30 का दिया है। कुछ डिटेल्स ऑन June 1 है और कुछ ऑन June 30 है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग हुआ, ये क्लोजिंग हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस में भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में भी दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो हम डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमें ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करना है, ओपनिंग जो है कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करना होगा राइट। तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। और ये जो फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे, किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर यहां पर दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द जून 2020, जिससे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स में एडजस्ट करना रहेगा। वेजेस पेड है वो प्राइम कॉस्ट में आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट मिलेगा उसमें हम ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड किया जाएगा, और सेल्स दिया हुआ है राइट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट। तो ये ऑब्वियसली हम ये सारे चीजें करते ही है, इसमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना रहेगा, सिंपल। चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसमें परचेज ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिला। यहाँ पर ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पूछा है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, वो आपको स्पेसिफिकली दिखाना है। तो जब भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिले यहाँ पर ए कर दीजिएगा, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका मार्किंग सिस्टम उस तरह से रहता है तो उनको दिखना चाहिए। उन्होंने जो पूछा है वो उनको दिखना चाहिए, आप उसी तरह से अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको फटाफट मार्क्स दे देंगे, उनको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो फटाफट मार्क्स दे देंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो अगर क्वेश्चन में अगर ABCD कुछ भी दिया है तो बेटर है कि आपका जब भी आंसर हो, भले ही आप कॉस्ट शीट आप जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बनाइए, बट जहां पर उन्होंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उन्होंने स्पेसिफिकली मांगा है, तो जब भी हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वहां पर हम ए लिख देंगे, तो हमारे लिए उतना वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता, वो अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है, और जो चेक कर रहा है हमारा पेपर उनको वो ज्यादा बेनिफिशियल और इजी लगता है, तो वो फटाफट मार्क्स दे देंगे राइट। तो ये एडवाइजेबल चीज है। फिर उसमें डायरेक्ट वेजेस हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, जो हमारा यहाँ पर बी क्वेश्चन था राइट। चल फिर उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमें ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, यहाँ पर ग्रॉस लिखना चाहिए, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। उसमें हम ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है तो वो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है आपको राइट, सेल्स की पूरी फिगर ही दी है, तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है, वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। सिंपल, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, क्लियर राइट। चलिए आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं राइट। चलिए इलस्ट्रेशन 3 राइट, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पूरा ही कॉस्ट शीट दिया हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं राइट। इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछने का चांसेस नहीं है, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं कॉस्टिंग में। जनरली 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम 10 मार्क्स, उनसे तो बड़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो ये पूछने का इतना पूरा ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट हाँ इसमें से एलिमेंट्स ले सकते हैं। और ये जो इलस्ट्रेशन 3 है उस टाइप के क्वेश्चन आरटीपी में 2-3 बार दिए हैं राइट। आरटीपी में 21 का क्वेश्चन तो सिमिलर टू दिस ही है,
राइट। बाकी 2-3 आरटीपी में भी दिए हैं, बट वो आरटीपी में 2-3 पॉइंट्स अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेफर नहीं किया है। बट मैं जब आरटीपी के क्वेश्चन का वीडियो, इनके बाद तुरंत ही आ जाएगा आरटीपी क्वेश्चन का वीडियोस, तो उसमें उस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, राइट। उसमें जो अलग है वो भी दिखाऊंगा और इलस्ट्रेशन 3 जैसा है वो भी दिखा दूंगा। चलिए ये इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। अर्नव इंस्पार्ट उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, राइट। और यहाँ पर डिटेल्स दी है और मैं आपको लास्ट में जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नव इंस्पार्ट उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। इसमें कुछ लॉजिक अलग नहीं लगाना है, वो फॉर्मेट में ही डालना है। कुछ कैलकुलेशन डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल परचेस्ड, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए कंसिडर करेंगे। आई थिंक आपको लास्ट में, हाँ देखिए लास्ट में आपको दिया है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, और ये वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसके लिए परचेस जो किया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन पता है मुझे, इसलिए मैं यहाँ इधर से उधर हो रहा हूँ, राइट। बट आपको क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखे तो पहले अच्छे से 2 बार तो एटलीस्ट पढ़िएगा। क्वेश्चन जो 15 मिनट्स का टाइम रहता है वहां पर एक बार पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार पढ़िए, और एक बार पूरा पढ़ने के बाद स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करते टाइम भी पढ़ते हो जाइए और आपका क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। इस तरह से कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा कि चलो मैं फटाफट, हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है। बट कई बार क्वेश्चन में ट्विस्ट किए हुए होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी होती है, जो आपको शायद पहली बार रीडिंग करेंगे तो पता नहीं चलेगा। जल्दी मत कीजिएगा, राइट। अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं पर गुम हो गई ना, पता नहीं चला ना कि क्या करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। एक बार रीडिंग अच्छे से करने के बाद सोल्व करेंगे ना, तो आप कंफ्यूज कम होंगे, राइट। चलिए फिर जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेस एट 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी पर टैक्स क्रेडिट मिलने वाली है, तो वो हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। फ्रेट इनवर्ड से वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ आएगा। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर से ये डायरेक्ट वेजेस में आएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। फिर कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई, पीएफ एंड ईएसआई वगैरह है वो भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होगा, प्राइम कॉस्ट में ही आएगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, तो वो भी वेजेस का पार्ट होगा। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड की है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का जो भी अमाउंट है वो भी जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर किया जाता है। वो अगर इन फैक्ट्री पूरे ही फैक्ट्री के लिए यूज हुआ और टोटल दिया है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट हो सकता है, बट यहाँ पर डायरेक्ट ही आएगा। Amount paid for purchase of molds and patents. Life is equivalent to 2 years production. हमने यहाँ पर molds और पैटर्न्स है वो परचेस किए हैं और उनकी जो लाइफ है वो 2 साल की है। तो ये जो परचेस कॉस्ट दिया है 462, वो हमारा कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करना होगा। हमें उनका अमोर्टाइजेशन यहाँ पर लेना है, तो 462 डिवाइड बाय 2 करेंगे, राइट। तो हमें 2,31,000 रुपीज आएंगे, तो उसे हमें कॉस्ट शीट में ऐड करना है और वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। ऑफिस बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल का पार्ट होगा। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। डिलीवरी व्हीकल वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का होगा, बट हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लिखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप साथ में ही लिखिएगा तो ही इजी रहेगा, बाकी आप गलती कर सकते हैं। फिर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी होगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा। व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स है, व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होगा, वो जनरल में जाएगा, राइट। इसमें गलती हो सकती है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही जाएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, जो हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, वो भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का ही पार्ट होगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो वो भी हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या फिर
वर्क्स कॉस्ट है उसमें ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। फिर सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए दिया गया हुआ ये फंक्शनल मैनेजर है, तो मैनेजर का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और ये प्रोडक्शन कंट्रोल है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन है उसमें ऐड होगा, जो यहाँ पर हमने आगे देखा ना उसके साथ यहाँ पर ऐड किया जाएगा, वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के मैनेजर को सैलरी दी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, प्राइमरी पैकेजिंग है वो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में ऐड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए। फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएंगे। फीस पेड टू ऑडिटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। Fees paid to legal advisor, administrative overheads. Fees paid to independent directors, administrative overheads. Performance bonus paid to sales staff, selling overheads, और हम लिखेंगे selling and distribution overheads। और ये बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, राइट, वो हम जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना होगा तो उसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमें ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट जो मिला होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मिला उसमें हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग WIP है वो माइनस करेंगे वहां से। फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, जो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्टमेंट किया WIP का, जिससे मिला हमें फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। उसमें जो हमने क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोडक्शन है, और जो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग एक्सपेंस है, और अगर कोई भी रिकवरी होगा तो उसको माइनस करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला उसमें हम एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा वो उसमें ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ₹86,000। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी वेस्टेज स्क्रैप मिला है उसमें से रिकवरी मिली है वो हमें फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस करना होगा, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल, राइट। तो ये था जस्ट, इसमें सब सिर्फ वो कॉस्ट सीट है, कॉस्ट स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें सब कुछ पुट करना रहता है। लंबा क्वेश्चन था बट इजी है, राइट। होप यू आर क्लियर विथ इट। इसका आप आंसर एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे इलस्ट्रेशन तो खत्म हो गए, छोटा सा चैप्टर है। और अब आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेज नंबर 6.21 पर दिए हुए हैं। चलिए, वो भी 3 ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। चलिए, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹17,500 being 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो 17,500 है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड्स है उनके 175% है। तो इसका मतलब क्या हो कि जो वर्क्स ओवरहेड है वो कितना होगा, 17,500 है वो लेबर कॉस्ट है, बट ये 175% के सामने 17,500 है, तो हमें 100% के सामने कैलकुलेट करना होगा, तो वो कितना होगा, 10,000 होगा, राइट। सिंपल। तो वर्क्स ओवरहेड्स कितना होगा, 10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹56,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, वो कितना है, 56,000 एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो हम वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते हैं, राइट। इन्वेंटरी अकाउंट्स शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। अप्रैल 1 ओपनिंग, अप्रैल 30 क्लोजिंग। रॉ मटेरियल के ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। अदर डेटा आर सेलिंग एक्सपेंसेस दिए है जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे, और सेल्स फॉर द मंथ है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। यहाँ पर हमें मटेरियल परचेज की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है, तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें हमें जो हम ऐड करते थे उसे लेस करेंगे, और जो लेस करते थे उसे ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है उसे हम ऐड करेंगे, और ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हम ऐड करते थे यहाँ पर लेस करना है, बट यहाँ पर और कुछ चीज
नहीं दी गई है, राइट। तो सीधे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे या फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट कहेंगे, वो सब कुछ एक ही है। उसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो दिया है उसे हम माइनस करते हैं, यहां पर हम प्लस करेंगे, और जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है उसे हम यहां पर माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो वो जो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट है उसमें हमें जो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स ओवरहेड्स जो मिला है, फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड्स जो है 10,000 रुपीज, उससे हमें माइनस करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है उसमें हमें दो चीज दी होगी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए है, डायरेक्ट लेबर दी है 17,500, तो वो हम माइनस करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिलेगा। बट रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं, हमें परचेज कैलकुलेट करना है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो हमें टोटल मिला उसमें हमें ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उससे ऐड करना होगा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसे माइनस करना होगा, तो हमें मिलेगा वो होगा रॉ मटेरियल परचेज, राइट। तो वो रॉ मटेरियल परचेज मिल जाएगा। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो द प्रॉफिट अर्न। हमें फिर से कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, मतलब फिर से स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल कंजम्पशन पहले कैलकुलेट करना होगा। तो जो हमने परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। वेजेस तो प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, उसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एड लेस करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, और वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि हमने वो जो बीच में 5 जो एडजस्टमेंट करते हैं वो कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स एड लेस करने होंगे, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ये सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें और सेल्स दिया हुआ है 75,000, उन दोनों का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, राइट। सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पर ये रिवर्स कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो चलिए उसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, यहाँ पर देखिए COGS से स्टार्ट किया है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस किया तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किया तो मिलेगा हमें वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, राइट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने माइनस किया 10,000, ये 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 175 तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। उसमें से डायरेक्ट लेबर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे और रॉ मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे तो मिलेगा रॉ मटेरियल परचेज। और वहां से हम फिर से कॉस्ट स्टेटमेंट आपको अलग से पूछा है तो आपको पहले से स्टार्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक जाना होगा। आप सीधा ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट बोला है, राइट। चलिए सीधा ही अगर आपको पूछता होता कि प्रॉफिट कितना है तो सीधे ही आप COGS से स्टार्ट करते तो चलता, बट यहाँ पर आपको कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट पूछा तो पूरा ही पहले से बनाना रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजें ऐड कर दी, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया और यहां पर सेल्स लिख दिया और इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, सिंपल। चलिए फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 6.21 पर आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। ओपनिंग इन्वेंटरी से रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स 10,000 यूनिट्स है, उनकी अमाउंट ओपनिंग स्टॉक की दी है। फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी से रॉ मटेरियल की दी है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। रॉ मटेरियल्स परचेस्ड 144, फिर GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड, ITC अवेलेबल है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसे कॉस्ट शीट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का ही पार्ट होगा। सेलिंग एक्सपेंस वो भी COGS में हम ऐड करेंगे। मशीन आवर्स वर्कड 21,600 आवर्स, मशीन आवर रेट ₹8 पर आवर तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। यूनिट्स सोल्ड 1,60,000 यूनिट्स हमने सेल किए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,94,000, राइट। डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। अब यहां पर देखिए प्रोड्यूस कितने हुए हैं 1,94,000, राइट। और यहां पर हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना दिया है फिनिश्ड गुड्स का 10,000 यूनिट्स, इसीलिए यहां पर दिया हुआ है, राइट। तो 1,94,000 यूनिट्स प्लस 10,000 तो टोटल हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स कितने हो जाएंगे 2,04,000।
उसमें से हमने सेल कितने कर दिए हैं 1,60,000, तो उसे हमें माइनस करना होगा। तो हमारा जो अभी फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक, वो कितना बच जाएगा 2,04,000 में से हम 160 माइनस करेंगे तो 44,000, राइट। तो वो फिनिश्ड गुड्स है, उसके लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी, राइट। चलिए फटाफट देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। रॉ मटेरियल परचेज्ड जो हमें दिया है उसमें ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल जाएगा। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स ऐड किया, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज जो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा उसे हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो दिया है वो ₹8 × 21,600 आवर्स, राइट। उसमें ओपनिंग स्टॉक तो हमें मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, आपको यहाँ पर लिखना होगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, आप फॉर्मेट को फॉलो करना रहेगा। ये लोग आईसीआई है वो मॉड्यूल में कई बार अपने आप चेंज कर देते हैं, बट हमें तो एक स्टिक रहना होगा, एक फॉर्मेट को हम याद नहीं रख सकते ना क्वेश्चन वाइज, तो हमें तो वो फॉर्मेट को ही फॉलो करना रहेगा। उस ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में हमें ओपनिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करना है और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक तो हमें दे रखी है तो वो सीधा हम ऐड कर देंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी है तो उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। 94.73 रुपीज पर यूनिट है, राइट। उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 44,000 यूनिट्स, राइट। 44,000 यूनिट्स के बारे में यहाँ पर नहीं दिया, बट मैंने आपको समझा दिया था क्वेश्चन के साथ। चलिए ये 94.73, अब अगर आप ये कॉस्ट पर यूनिट की कॉलम नहीं बना रहे हैं तो आपको किस तरह से करना होगा, ये 183,78400 है, उसको आप डिवाइड करेंगे बाई 1,94,000 यूनिट्स जो आपके प्रोडक्शन वाले थे, 1,94,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए थे उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको 94.73 मिल जाएगा, राइट। तो ये फिनिश्ड स्टॉक जो है, राइट, उसकी क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश्ड स्टॉक को हम उनकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा COGS, उसमें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ और सेलिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट की अमाउंट उनका परसेंटेज दिया था, राइट, कि 15% ऑन सेल्स है, राइट। तो 15% ऑन सेल्स है तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि जो सेल्स है वो 100 है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा 15% ऑन सेल्स है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 85। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि 85 के सामने है 1,85,89,280, तो 15 के सामने कितना और 100 के सामने कितना, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही चीज मिल जाएगी। कोई एक प्रॉफिट फाइंड कर लिया तो उसको ऐड कर देंगे तो सेल्स मिल जाएगा, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 6.22, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलिए। A limited company has capacity to produce 1 lakh units of product every month. Its works cost of at varying levels of production is as under. यहाँ पर हमें वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है, अगर लेवल कितना है, कितना लेवल तक हम प्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से होगा। अगर 10% प्रोडक्शन करते हैं तो 400 रुपीज होगा पर यूनिट, वैसे रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वर्क्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, और 100% अगर करेंगे तो 310 रुपीज पर यूनिट होगा। Its fixed administration expense amounted to rupees 1,50,000 and fixed marketing expense amount to rupees 2,50,000 per month respectively. Administration और fixed और selling जो है marketing expense जो fixed है वो दिया हुआ है चाहे कितना भी आप प्रोडक्शन करें। The variable distribution cost amounts to rupees 30 per unit. Variable cost कितना है distribution का 30 per unit. It can sell 100% of its output at rupees 500 per unit provided it incurs the following further expenditure. ये 100% जितना भी ये प्रोड्यूस करना चाहे, राइट, यहाँ पर हमारी कैपेसिटी है वो कितनी है 1 लाख यूनिट्स, वो पूरा ही अगर सेल करना चाहिए, ये 1 लाख एवरी मंथ की कैपेसिटी है, तो ये 1 लाख अगर पूरा ही सेल करना चाहे एट रुपीज 500 पर यूनिट तो वो कर सकते हैं, बट उनको ये जो नीचे दिए गए हैं, राइट, वो सारे एक्सपेंडिचर इनकर करने रहेंगे। It gives gift items costing rupees 30 per unit of sell. जितना भी सेल हो रहा है उसके साथ 30 रुपए की गिफ्ट अगर देंगे तो फिर it has lucky draws every month giving the first prize of rupees 50,000, second prize of rupees 25,000, third prize of rupees 10,000 and 3 consolation prizes of rupees 5,000 each to customer buying the product.
हमें यहाँ पर एवरी मंथ लकी ड्रॉ करना होगा, और लकी ड्रॉ में किस तरह से होगा, फर्स्ट प्राइस होगी वो कितनी 50,000 रुपीज की, सेकंड प्राइस 25,000 और थर्ड प्राइस 10,000 की, और 3 कंसोलेशन प्राइस ऑफ ₹5,000 ईच। तो हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना बनेगा 50,000 प्लस 25,000 जो सेकंड प्राइस है, और थर्ड प्राइस जो है वो 10,000, और हमारे 3 कंसोलेशन प्राइस ऑफ 5,000 ईच है, तो वो कितना बन जाएगा 15,000, राइट। 3 प्राइसेस इंटू 5,000 ईच। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो हमें कितना आएगा 75 प्लस 10 85 प्लस 15 मतलब 1 लाख रुपीज का कॉस्ट होगा एवरी मंथ के लिए, राइट। ये गिफ्ट्स वगैरह देंगे तो फिर इट स्पेंड्स ₹1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट्स सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर, राइट। रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं 1 लाख रुपीज का करना होगा। इट स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख पर मंथ। यहाँ पर एवरी वीक है बट मंथ एक्सपेंस है वो मंथली है, तो 20 लाख रुपीज का स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम करना रहेगा। ये चारों ही मार्केटिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस करेंगे तो उनका 100% सेल्स हो जाएगा एट ₹500। It can make 30% of its output at ₹550 per unit without incurring any of the expense referred to in A and B above. उनको अगर 30% उनकी जो कैपेसिटी है 1 लाख का 30%, दैट इज वो 30,000 यूनिट्स सेल कर सकते हैं एट ₹550 विदाउट इनकरिंग दिस एक्सपेंडिचर। ये चारों ही एक्सपेंडिचर को इनकर किए बिना भी वो 30% सेल कर सकते हैं एट ₹550 पर यूनिट। Prepare a cost sheet for the month showing total cost and profit at 30% and 100% कैपेसिटी लेवल। हमें कॉस्ट शीट बनानी है 30 और 100% कैपेसिटी लेवल पर। हमें यहाँ पर वर्क्स कॉस्ट दिया है तो वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट से ही हम सीधा स्टार्ट करेंगे, और उसमें फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो दिया है उसे हमें एडजस्ट करना होगा। चलिए वो देखते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एट 30% एंड 100%, 30,000 यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स पर यूनिट और टोटल दिया हुआ है। चलिए वर्क्स कॉस्ट है, राइट, वो हमें वेराई होता है, तो 30% पे 380 रुपीज है पर यूनिट, और 1 लाख यूनिट्स पर 310 पर यूनिट है। तो यहाँ पर हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर हमें फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस दोनों में ही ऐड करने हैं, राइट। वो 1,50,000 250 है तो वो ऐड कर देंगे, और पर यूनिट यहाँ पर वेराई होगा। फिर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो पर यूनिट 30 रुपीज है, तो यहाँ पर 30 इंटू 30,000 और यहाँ पर 30 इंटू 1 लाख यूनिट्स होगा। फिर हम स्पेशल कॉस्ट ऐड करेंगे जो गिफ्टिंग वगैरह करना है A to D जो हमें दिया था, पर वो हमें 100% में ही ऐड करने, 30% में ऐड नहीं करने हैं। तो सबसे पहला जो था गिफ्ट आइटम्स कॉस्ट वो 30 पर यूनिट था 30 इंटू 1 लाख दैट इज 30 लाख। फिर कस्टमर्स प्राइसेस थे जो हमने टोटल किया था 1 लाख रुपीज, राइट, तो यहाँ पर यूनिट कितना हो जाएगा 1 रुपी। और रिफ्रेशमेंट है वो भी 1 लाख रुपीज थे पर मंथ, राइट, तो यहाँ पर भी 1 पर यूनिट हो जाएगा। टेलीविजन प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप थी वो 20 लाख रुपीज थी, तो यहाँ पर 20 पर यूनिट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा, इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, यहाँ पर 1,27 लाख और यहाँ पर 3,96 लाख। और प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग होगा, बट यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। 550 रुपीज थे अगर 30% पे करेंगे तो वो होगा 1,65 लाख, और 500 रुपीज अगर 100% करते हैं तो 5 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर 38 लाख का है, यहाँ पर 1,04 लाख का। आपको यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट शीट बनानी है, आपको यहाँ पर एडवाइस नहीं करनी है कि कौन सा उनको एडॉप्ट करना चाहे 30% पे या फिर 100% पे। अगर ऐसा कुछ अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑब्वियसली हमें 100% पे जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट है वो 1,04 लाख का बनता है, यहाँ पर 38 लाख का है, राइट, तो प्रॉफिट है हमारा बढ़ जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर प्राइसिंग का वर्किंग नोट दिया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन थे कॉस्ट शीट के, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, और 3 इलस्ट्रेशंस देखो और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आरटीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ कॉस्ट शीट, राइट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट सजेशन रिव्यूज है तो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।